नेक्स्ट मेथड है गॉस सीडल इटरेशन गॉस सीडल इटरेशन मेथड। ये इटरेशन मेथड है, बट गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड डायरेक्ट मेथड थे। इटरेशन मेथड में क्या होता है, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं फाइंड आउट करना होता जैसे हम गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन में करते थे। इसमें आपको या तो 3/3 सिस्टम आएगा या 4/4। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड में आपने नॉन स्क्वायर मेथड में आपने गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन में अगर नॉन स्क्वायर मेथड आ सकता है लाइक 3/4 4/3। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको क्वेश्चन आए, मगर जो गॉस सीडल मेथड होता है इसमें हमेशा स्क्वायर सिस्टम होता है। ठीक है, इक्वेशंस आपको यहाँ तो 3/3 फॉर्म में आएंगी या 4/4। 4/4 रियर ही आता है, मोस्टली 3/3 ही आता है। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इक्वेशंस। पहले हम इन जनरल डिस्कस करते हैं। a1x प्लस b1y plus c1z equal to d1. Suppose this is first equation. a2x plus b2y plus c2z equal to d2. Suppose this is second. a3x plus b3y plus c3z equal to d3. This is third equation. आपको सपोज ऐसे इक्वेशंस गिवन होंगी। अब आपने क्या करना है, आपका फर्स्ट काम क्या होता है कि एक डायगोनल यहाँ पे आप माइंड में रख लो कि दिस इज योर एक डायगोनल। ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज योर डायगोनल। ठीक है, तो अपने माइंड में ये ड्रॉ कर लेना कि यहाँ पे अगर डायगोनल है, ठीक है, तो आपने क्या देखना होता है, इफ a1 greater than if a1 greater than b1 plus c1, a2 greater than नहीं b2 डायगोनल b2 है, b2 greater than a2 plus c2। नेक्स्ट डायगोनल c3 greater than a3 plus b3। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज डायगोनल लीडिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर ये हो तो हम क्या बोलते हैं, डायगोनल लीडिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ दैट इज, अगर तो ये है तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज डायगोनल लीडिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, उसके बाद है एंड इफ नोट सो, अगर ऐसा नहीं है, देन दैट इज, मान लो कि जो आपका इफ जो a1 है वो ग्रेटर नहीं है। ठीक है, जो b2 है वो भी ग्रेटर नहीं है, और जो c3 है वो भी ग्रेटर नहीं है। देन इंटरचेंज द इक्वेशंस, देन इंटरचेंज द इक्वेशंस। फिर आपने इक्वेशंस को इंटरचेंज करना है
कि ये कंडीशन आपके पास किसी तरीके आ जाए, ताकि ठीक है। तो पहला काम तो ये होता है कि आपने इक्वेशन देखनी है, माइंड में एक डायगोनल बना लेना है। डायगोनल मार्क करने के बाद आपने देखना है कि जो डायगोनल पर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ग्रेटर हो रेस्ट कॉफिशिएंट्स के सम से। और ये याद रखना है कि यहाँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माइनस आपने माइनस साइन नहीं लेना। मान लो वहाँ पर लिखा हो -b1, तो आपने माइनस नहीं लेना, आपने ऐसे लिखना है a1 ग्रेटर देन b1 प्लस c1। यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, याद रखना है। आपने प्लस कॉफिशिएंट के बेस पर देखना है कि जो डायगोनल पर एलिमेंट हैं वो रेस्ट वन से ग्रेटर हैं या नहीं। ये गॉस सीडल इटरेशन मेथड की कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। तो पहला काम तो आपने क्या करना है, यही कि ये चीज़ चेक करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 पहले काम ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो, यहाँ से x क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू x इक्वल्स टू d1, उधर जाके वो माइनस हो जाएंगे जो प्लस के हैं, -b1y माइनस c1z। यहाँ a1x था तो a1 इधर आके डिवाइड हो गया, जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल टू 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z। नेक्स्ट सिमिलरली z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से z इक्वल्स टू 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू, ऐसे आपने गॉस सीडल मेथड में प्रोसीड करना होता है। पहले आपने डायगोनल एलिमेंट को ग्रेटर बताना चेक कर लेना है, नहीं है तो इंटरचेंज कर लेना है। उसके बाद जो इक्वेशन बनी है उसकी हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू, सेकंड से y की वैल्यू, थर्ड से z की वैल्यू लिख लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनिशियल सॉल्यूशन लेना होता है। फॉर इनिशियल सॉल्यूशन कंसीडर करना है आपने, कुछ गिवन तो है नहीं, y को 0 सपोज करना है, z को 0 सपोज करना है इनिशियल सॉल्यूशन के लिए। आपने, मैं फिर रिपीट करती हूँ, y और z को 0 ले लेना होता है, ठीक है। Therefore फर्स्ट इटरेशन और फर्स्ट approximation of solution is, अब जो x1 की वैल्यू फाइंड की थी उसमें y और z को 0 पुट कर दो। x1 इक्वल टू 1/a1 d1 माइनस b1 इंटू 0 माइनस c1 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 ये भी 0। देयरफॉर x1 इज d1 अपॉन a1। x1 की पहली वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, d1 अपॉन a1। अब आपने y1 का जो फॉर्मूला था उसमें x1 की वैल्यू ये पुट करनी है
और z1 की वैल्यू 0 लेनी है। वहाँ अपने x की वैल्यू ये पुट करनी है और z की वैल्यू 0 लेनी है। x जो निकल आया वो पुट करते जाओ और अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको 0 ले लो। तो therefore y1 इक्वल टू 1/b2 d2 माइनस a2 इंटू d1/a1 माइनस c2 इंटू 0। अब आपने x तो कंसिडर किया नहीं था, ठीक है, आपने कंसिडर क्या किया था, आपने y और z। तो x की जगह पर आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जो आपने फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास y1 निकल आएगा सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करने पर आपकी पास y1 की न्यू वैल्यू आ जाएगी। अब आपने z की वैल्यू सिमिलरली फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो z1 क्या निकलेगा आपके पास, 1/c3 d3 माइनस a3 इंटू d1/a1 माइनस b3 और y1। ये गॉस सीडल मेथड है। इसमें जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तब आपने y की ओल्ड वैल्यू लिखनी है, z की भी ओल्ड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो जब आपने x निकालना है y की ओल्ड, z की z भी ओल्ड, ठीक है। जब आपने y की वैल्यू निकालनी है तब आपने x की न्यू वैल्यू लिखनी है, z की ओल्ड वैल्यू। y के लिए x की न्यू, फिर z की ओल्ड। जब आपने z की वैल्यू निकालनी है तब आपने x की न्यू वैल्यू लिखनी है, y की न्यू वैल्यू लिखनी है। z के लिए x न्यू वैल्यू और y की भी न्यू वैल्यू, ठीक है। जब आपने z की वैल्यू निकालनी है आपने x और y की न्यू वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट इटरेशन में की है, जो हमने अभी फर्स्ट इटरेशन की है। और ऐसा आपने हर इटरेशन में करना है और आपने तब तक इसको कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपके पास किसी दो कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू, y की वैल्यू या z की वैल्यू सेम ना आ जाए। कम से कम दो वेरिएबल की वैल्यू सेम ना आ जाए, ठीक है। अगर एक थर्ड वेरिएबल की वैल्यू नहीं भी सेम आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है इसका, क्योंकि आपने डेसिमल में वैल्यू निकालनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट में आंसर चलना है आपका, एग्जैक्ट आंसर तो निकलना नहीं है, क्योंकि डेसिमल में हम जब भी सॉल्यूशन लिखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आपने जब क्वेश्चन डिस्कस करना है तो मे बी आपको 4 अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़े, मे बी 5, 6, 7। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें 10 अप्रॉक्सीमेशन तक जाना पड़ता है, ठीक है। मगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब जल्दी से जल्दी इन अप्रॉक्सीमेशन को ख़त्म कर लेते हो, ठीक है। तो अगर अब अभी हमने इसकी अगर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं, फॉर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो x2 क्या आएगा आपका, 1/a1 d1 माइनस b1 इंटू y1 माइनस c1 इंटू z1, ठीक है, x2। अब y2 1/b2 d2 माइनस a2 इंटू x2 माइनस c2 इंटू z1। देन z2 क्या आएगा, 1/c3 d3 माइनस a3 इंटू x2 माइनस b3 इंटू y2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड
the system of equations 8x minus 3y plus 2z equal to 20, 6x plus 3y plus 12z equal to 35, 4x plus 11y minus z equal to 33। अब इसका सॉल्यूशन देखो। The given equations are 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 35, ये सेकंड। 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33, ये है आपकी थर्ड। अभी हमने डिस्कस किया था, एक डायगोनल सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक डायगोनल। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ग्रेटर है, कौन सा लेस है। अब 8 चेक कर लो, 8 ग्रेटर है 3 प्लस 2 से, ठीक है। नेगेटिव साइन कभी भी नहीं लेना, आपने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन ही चलना है, नेगेटिव साइन आपने नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट 3 ग्रेटर नहीं है 6 प्लस 12 से। उसके बाद 1 ग्रेटर नहीं है 4 प्लस 11 से। तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट तो आया ही नहीं है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट तो तब होता ना अगर ये सभी ग्रेटर होते, मगर एक ही ग्रेटर है और 2 जो हैं वो ग्रेटर नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर ग्रेटर ना आए तो इक्वेशंस को हमने क्या करना होता है, इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपने लिखना है गिवन सिस्टम do not have diagonal leading coefficient matrix, therefore interchange the equations as, जो फर्स्ट है उसे इंटरचेंज नहीं करना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसमें जो लीडिंग कॉफिशिएंट था वो ग्रेटर ही था। तो रेस्ट कॉफिशिएंट्स में प्रॉब्लम थी, सेकंड और थर्ड को हम इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम थी। तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20, ये तो हमारी एज इट इज़ रही। अब थर्ड वाली को सेकंड बना दो, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 35, ये आपकी थर्ड। अब हम फिर चेक करते हैं यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। नाउ 8 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2, नेक्स्ट 11 ग्रेटर देन 4 प्लस 1, नेक्स्ट 12 ग्रेटर देन 6 प्लस 3। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज diagonal
लीडिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये गॉस सीडल मेथड की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी कवर अप हो गई है। इसके बाद आगे के स्टेप्स डिस्कस करेंगे। अब इक्वेशंस में से एक्स वाई जेड निकालना होता है। फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we have x equals to 1/8 20 plus 3y minus 2z, y equal to 1/11 33 minus 4x plus z, z equal to 1/12 35 minus 6x minus 3y। अब आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से स्टार्ट करना होता है। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके आपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर गॉस सीडल मेथड इनिशियल solution is y equal to 0, z equal to 0. Therefore, first approximation to solution is x1 equal to 1/8 20 प्लस 3, इसको हम ज़ीरो मान लेते होते हैं, -2, z को भी ज़ीरो मान लेंगे। सिंप्लीफाई कर लो, 20/8 5/2 2.5। कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो x1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम y1 फाइंड आउट करेंगे। x1 जो है ये पुट करेंगे और z हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, देयरफॉर y1 इक्वल टू 1/11 33 minus 4 into 2.5 प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 33 minus 10, ये आपका आ जाएगा 2.09। तो इसके बाद z1 को फाइंड करते हैं। तो z1 आपका आ जाएगा 1/12 35 minus 6 into 2.5 minus 3 into 2.09। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 1.143। जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आपने y और z को ज़ीरो फिल करना होता है। इसके बाद जब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने x की न्यू वैल्यू यूज़ करनी है, z की ओल्ड वैल्यू यूज़ करनी है, मतलब ज़ीरो। और जब आपने z1 फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए आपने x की न्यू वैल्यू फिलअप करनी होती है और जो y की वैल्यू है वो भी आपने न्यू फिलअप करनी होती है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप फाइंड आउट z करेंगे फॉर फाइंड आउट करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो x2 1/8 20 प्लस 3, जो ऊपर सॉल्व किया था उसकी वैल्यू फिल कर दो, -2 इंटू 1.143। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2.998। ये आपका आ गया x2। अब आप देखें कि x1 की जो पहली वैल्यू थी वो थी 2.5 और जो x2 की न्यू वैल्यू 2.998, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको अभी न्यू अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी पड़ेगी अभी और। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस अभी कम है।
तो अब हम निकालेंगे y2 1/11 33 माइनस 4 × 2.998 जो फाइंड करी जा रहे हो वो साथ साथ पुट करते जाओगे आप प्लस 1.143। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका निकल आएगा y2 की वैल्यू आ जाएगी 2.013। अब हम z2 निकालते हैं 1/12 इंटू 35 माइनस 6 इंटू 2.998 माइनस 3 इंटू 2.013 देयरफॉर z2 इक्वल टू 0.914। z की वैल्यू में भी डिफरेंस आया है, ठीक है। तो अभी आप इसको आगे भी अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करोगे। अब हम लिखेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे x3 1/8 20 प्लस 3 इंटू, ठीक है, 2.013 माइनस 2 इंटू 0.914। इसको सिंप्लीफाई कर लो 3.0266। y3 आएगा 1/11 33 माइनस 4 इंटू 3.0266 प्लस 0.914। इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1.9825। अब z3 वो हमारे पास निकलेगा 1/12 35 माइनस 6 इंटू 3.0266 माइनस 3 इंटू ये जो निकाल है 1.9825। इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करने पे ये निकल आएगा 0.9077। सिमिलरली अब हम लिखेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन x4। अब हम फाइंड करेंगे x4, वो मेरा निकलेगा 1/8 20 प्लस 3 इंटू 1.9825 माइनस 2 इंटू 0.9077। इसको सिंप्लीफाई कर लो 3.0165। y4 आ जाएगा 1/11 33 माइनस 4 3.0165 प्लस 0.9077। इसको सिंप्लीफाई कर लो 1.9856। अब z4 आएगा 1/12 35 माइनस 6 इंटू 3.0165 माइनस 1.9856। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.912। अब नेक्स्ट फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, ये सेवंथ अप्रोक्सीमेशन तक जाएगा ये क्वेश्चन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का मतलब x5, ठीक है। x5 क्या आएगा 1/8 20 प्लस 3 इंटू 1.9856 माइनस 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 3.0166। y5 आएगा 1/11 33 माइनस 4 इंटू 3.0166 प्लस 0.912। इसको सिंप्लीफाई करो 1.985। z5 सॉल्व करके निकलेगा 1/12 इंटू 35 माइनस 6 इंटू 3.0166 माइनस 3 इंटू
1.985, इसको सिंप्लीफाई करो 0.9118। नेक्स्ट, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन x6, ये निकलेगा 1/8 इंटू 20+3 इंटू 1.98 -2 इंटू 0.911, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 3.0167। सिमिलरली आप y6 निकाल लोगे 1.9858। Z6 सिमिलरली निकाल लोगे 0.9118। ठीक है, तो लास्ट में जब हम निकालेंगे ना सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन, वो हमारे पास निकलेगी x7 इक्वल टू 1/8 इंटू 20+3 इंटू 1.9858 -2 इंटू 0.9118 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.0167। अब y7 सॉल्व करके निकलेगा 1/11 इंटू 33 -4 इंटू 3.0167 प्लस 0.9118, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 1.9858। y7 निकल आया। उसके बाद है आपका z7 आएगा 1/12 इंटू 35 -6 इंटू 3.0167 -3 इंटू 1.9858, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो z7 निकल आएगा 0.9118। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर। वाई? Since sixth and seventh approximation are almost same, therefore value of x, y, z correct to 4 decimal places are given as x equal to 3.0167, y equal to 1.9858, z equal to 0.9118. This is our required answer.